Everyone, welcome you all on your channel Ravneet City Corner. So as you all know that we are doing physics on this channel, and today in this particular video we are going to talk about the topic hydrogen fine structure. So first of all, what is the main reason or what is the actual reason for the existence of fine structure, or can say hydrogen fine structure? So fine structure of hydrogen exist or can say occur due to the splitting of spectral lines. जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर मिलता है. वी ऑलरेडी टॉक अबाउट हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इन आवर प्रीवियस वीडियोस. तो इफ़ यू हैव हिंट फ्रॉम दैट, तो स्प्लिटिंग हो जाती है डबलेट में, ट्रिपलेट में और फर्दर लाइंस में उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. तो उसकी वजह से जो हमें फाइन स्ट्रक्चर मिलता है, ये स्प्लिटिंग होती है. ये किस वजह से होती है? जो रीज़न है स्प्लिटिंग का, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन. इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पिन है, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन, उसकी वजह से. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ रिलेटिविस्टिक करेक्शन. सो एक और बात, जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे तो है नहीं कि उसकी स्पीड है कुछ पर्टिकुलर स्पीड है, कोई जैसे नॉर्मल स्पीड हम अपने व्हीकल्स की ले लेते हैं, ऐसी कोई स्पीड होगी नहीं. वो बहुत तेज़ स्पीड से मूव करता है अराउंड न्यूक्लियस, जिसकी वजह से करेक्शन आ जाती है. मतलब जो एक्चुअल स्पीड है और जो हम सपोज करते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, और इसी वजह से जो है हमारा फाइन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो तरह की मोशंस हैं, एक क्वांटम नंबर, दूसरा स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है. तो अगर अब मैं बात करूं J इक्वल्स टू L प्लस एस, तो जो टोटल क्वांटम नंबर है इट इज़ डिनोटेड बाय J. तो L यहाँ पे क्या है हमारे पास? एंगुलर क्वांटम नंबर, वेयर एज S इज स्पिन. तो स्पिन कैन बी आइदर +1/2 और -1/2. एंड वी ऑल्सो नो दैट वैल्यू ऑफ L वेरीज फ्रॉम S टू P टू D एंड मतलब सो ऑन. इसकी वैल्यू वेरी करती है. लाइक फॉर S P D सो ऑन, इसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है? 0, 1, 2 एंड 3. मतलब S के लिए L की वैल्यू क्या है? 0. P के लिए क्या है वैल्यू? 1. D के लिए 2. F के लिए 3. ठीक है. तो अगर अब मैं बात करूँ J की, तो J क्या है? L प्लस S. तो फॉर 1s, for this level, if you can see, for this level 1s, J equals to 0 plus minus 1/2. ठीक है. तो अब माइनस तो हम वैल्यू लेंगे नहीं, बिकॉज नेगेटिव तो एग्जिस्ट करता नहीं है, और कैन से हम मॉड में ले लेते हैं इसको. तो ओनली वैल्यू दैट एग्जिस्ट इज +1/2. तो स्प्लिटिंग नहीं होगी यहाँ पे. सिमिलर केस है 2s के साथ. तो 2s के साथ क्या है? J इक्वल्स टू L प्लस माइनस S. तो S यहाँ पे भी क्या है? 0 और S की वैल्यू 1/2. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ओनली वैल्यू दैट एग्जिस्ट फॉर 2s J की, तो दैट इज +1/2. बट नाउ इफ विल टॉक अबाउट आवर अनदर लेवल दैट इज 2p. उसके लिए कैसे है? तो 2p के लिए, फॉर 2p J इक्वल्स टू L प्लस S. तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या है? फॉर P 1 plus minus S 1/2. तो it will be 1 plus 1/2 and 1 minus 1/2. That is 1/2, 3/2 and 1/2. तो इसी वजह से जो दो लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, 2p 1/2 and 2p 3/2, जो स्प्लिटिंग है वो अकर करती है, और इस वजह से जो दो लेवल एग्जिस्ट करते हैं. ओके. तो नाउ इफ विल सपोज कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जब मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके आउटर मोस्ट किसी शेल में चला गया. लाइक सपोज कि वो 2p में चला गया, बिकॉज 2s जो है वो भी 1s की तरह सिंगलेट ही है. एज वी नो द कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ 1s1. और जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट वो होती है 1s2, 2s2, 2p6. मतलब आगे वाले आपको मतलब शेल्स का पता है कि कौन कौन से हैं. तो 2s भी 1s की तरह सिंगलेट ही है. तो लेट अस सपोज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जंप करके चला गया. अब उसने डीएक्साइट होना है और एनर्जी रिलीज़ करनी है. तो अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ऐसे ऊपर 2p चला गया, यहाँ से 2p लेवल में चला गया, और यहाँ से वापस ऐसे आ गया विद द रिलीज ऑफ एनर्जी.
लेकिन दिस इज़ नॉट द केस। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमें फाइन स्ट्रक्चर मिलता है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर एज वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट, उसमें क्या होता है, डबलेट होते हैं, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, वो कितनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट 2p, ठीक है। और जो जब उसने डी एक्साइट होना है तो ऐसे फ्रॉम 2p 3/2 भी एक मतलब हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, और 2p 1/2 से भी हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, मतलब 2 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, जिसकी वजह से डबलेट एग्जिस्ट करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया कि डबलेट किस वजह से एग्जिस्ट करते हैं, और जो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर ले रहे थे वो हम कौन से एजम्पशंस के साथ ले रहे थे, और जो हमारा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है वो किस वजह से आ रहा है। बिकॉज जो हमने जे कंसीडर करना है वो 2 वजह से कंसीडर करना है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वजह से भी और स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से भी, क्योंकि ये अपने एक्सिस जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड भी मूव कर रहा है, और अपने मतलब एक्सिस के पर भी रोटेट कर रहा है। जैसे हमने बात करी थी, सन की बात करी थी और अर्थ की बात करी थी, सिमिलर केस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस तरह हमने कैलकुलेशन करके ये दोनों स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, 2p 3/2 और 2p 1/2 निकाल ली। अगर हमारे पास कोई और लेवल होता तो हम उसकी भी इसी तरीके से स्टेट्स निकाल लेते। लाइक हमें पता है कि l की वैल्यू मतलब वेरी करती है फ्रॉम 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और s की वैल्यू तो हमें पता ही है 1/2 होती है, देयर इज +-1 एंड वी कैन डू कैलकुलेशन, दिस इज सिंपल वन, तो आई होप यू कैन डू इट। एंड जो ये दोनों मतलब लाइंस हैं, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस होता है, और एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 4.5 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो मतलब एनर्जी डिफरेंस है ये किस वजह से आ रहा है, जो हमने स्पिन कंसीडर करी है, क्योंकि स्पिन कंसीडर करी है तभी तो ये स्प्लिटिंग हो रही है, तभी एनर्जी डिफरेंस आ रहा है दोनों मतलब लाइंस में। तो वो एनर्जी डिफरेंस कितना है, 4.5 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। एंड अब ये जो हमारा टोटल हाइड्रोजन का फाइन स्ट्रक्चर है ये 2 वजह से हो रहा है, हम जैसे हमने पहले बात कर ली, एक तो इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से हो रहा है, और दूसरा रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की, तो जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है एंड क्वांटम मैकेनिकल जो है रिलेटिविस्टिक करेक्शन है उसकी बात करूं, तो 2 टर्म्स की रिजल्ट से ये जो है हाइड्रोजन का फाइन स्ट्रक्चर हो रहा है। तो अब मैं एक रिलेशन लिखने वाली हूँ, ये रिलेशन आपको सॉल्व करना है। अगर मतलब डायरेक्ट रिलेशन भी याद कर सकते हो, या फिर इसका सिर्फ रिजल्ट भी मतलब याद कर सकते हो, तो रिजल्ट ही हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होता है। तो दिस इज़ द होल रिलेशन और कैन से फॉर्मूला। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ 2 एनर्जी डिफरेंसेस, और फर्स्ट इज ΔT LS एंड ΔT TR। तो ये जो हमने बात करी ΔE और डेल्टा, हमने बात करी थी यहाँ पे ΔE के बारे में, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ΔT। तो दोनों ही एनर्जी के रिलेशन है, बस एक फ़र्क है कि जो ΔE है अगर उसको डिवाइडेड बाय hc कर दूँ तो दैट विल बिकम ΔT। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि ΔT कुछ और है और ΔE कुछ और है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो अब मैंने बात कर ली जो 2 फैक्टर रिजल्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर के रूप में, तो वो 2 फैक्टर कौन से हैं, एक है जो इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से, जिसमें हम ऑर्बिट भी कंसीडर कर रहे हैं और स्पिन भी कंसीडर कर रहे हैं। सेकेंड इज रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट है। तो ये जो लास्ट वाले स्टेप है ये हम सॉल्व करेंगे, और इसमें अल्फ़ा की जो वैल्यू है दैट इज़ 1, ये कांस्टेंट है, और 1 इसकी वैल्यू है 1/137, और जो r इन्फिनिटी है यहाँ पे दैट इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 1.097 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। आई होप आपको क्लियर होगा। और अब एक बात याद रखना, इसके अब जो कैलकुलेशन करनी है तो आई होप आपको सब कुछ विजिबल है। तो लेट अस फर्स्ट टेक कॉमन ΔT। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं, वैल्यूज़ r इन्फिनिटी कॉमन है, अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन है, Z4 कॉमन है, n³ कॉमन है, सिमिलरली n³ कॉमन है, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर Z4/n³। अब ये मैं साथ साथ क्यों लिख रही हूँ, जस्ट बिकॉज के
लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर साथ साथ नोट करो तो इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल और आपको एग्ज़ाम में कमेमोरेट करना भी ईजी होगा. सो दैट्स वाई आई एम सॉल्विंग व्हाइल मेकिंग वीडियो, कि आपको याद करना ईजी हो और आपके नोट्स भी साथ में बनते जाएँ. ठीक है, तो अब ये जो नेगेटिव है इसके साथ जाएगा, और नीचे था 2L, ठीक है, और यहाँ पे दिस टर्म वाज पॉजिटिव, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड दिस टर्म वाज नेगेटिव. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस और टेकिंग एवरीथिंग कॉमन, जो भी कॉमन आ रहा था हमारे पास, जो अंदर बच गया वो ये है. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर अब हमने वैल्यू सॉल्व करनी है जे की, इस टर्म को जे प्लस 1/2 माइनस एल इंटू एल प्लस 1/2 माइनस एस इंटू एस प्लस 1/2. सो वी नो एस इक्वल्स टू 1/2 एंड जे इक्वल्स टू एल प्लस 1/2 एंड जे इक्वल्स टू माइनस एल माइनस 1/2, क्योंकि जे हमें पता है एल प्लस माइनस 1/2 होता है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है, एल प्लस माइनस 1/2, तो एल की वैल्यू और एस पिन जो है हमारे पास 1/2 ही है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट रिजल्ट की बात करूँ, जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1, इट विल बिकम एल फॉर j इक्वल्स टू एल प्लस 1/2. और दूसरा क्या है, ये सारा रिलेशन किसके इक्वल आएगा, ये जो सारा रिलेशन है सिमिलर, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस एल इंटू एल प्लस 1 फॉर j इक्वल्स टू एल माइनस 1/2. और अगर मैं वैसे आपको खुद सॉल्व करना है ये इसके इक्वल आएगा या नहीं. चलो एक मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ. तो j की वैल्यू हमने यहाँ पे फर्स्ट केस सॉल्व कर रही हूँ मैं. ठीक है, फर्स्ट केस j इक्वल्स टू एल प्लस 1/2. तो अगर मैं j की वैल्यू एल प्लस 1/2 लेती हूँ और s की वैल्यू 1/2, तो हमारे पास आएगा l प्लस 1/2 एल प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस 1. तो इसको सॉल्व करते हैं पूरे को. ओके, और अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, एल प्लस 1/2 एल प्लस 3/2 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एल माइनस, तो ये कितना हो गया 1/2 एंड 3/2, तो 3/4. ठीक है, माइनस 3/4 डायरेक्टली लिख लिया. ठीक है, उसके बाद फर्दर एल स्क्वेयर प्लस 3/2 एल प्लस 1/2 एल प्लस 3/4 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एल माइनस 3/4. ये कैसे किया, ठीक है, पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. तो अब हमने इसको फर्दर देखना है. तो इट इज़ एल स्क्वेयर के साथ एल स्क्वेयर कैंसिल, 3/4 के साथ 3/4 कैंसिल, और यहाँ पे है एक एल माइनस एल, और ये कितना है 3/2 प्लस 1/2 एल माइनस एल. तो ये क्या हो गया 4/2 यानी कि 2L माइनस एल. तो 2L माइनस एल इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई L. तो ये जो पहला रिजल्ट है ऐसे आया, ये आपने देख लिया कि इसकी वैल्यू L के इक्वल आ रही है. और अब L इक्वल्स J इक्वल्स टू माइनस 1/2 L माइनस 1/2 फिल करके देखना, इसकी वैल्यू आएगी माइनस L प्लस 1. ओके, और अगर अब इसको मैं सॉल्व करूँ, इसका पूरे का रिजल्ट आ गया L के इक्वल और इसका पूरे का रिजल्ट आ गया माइनस L प्लस 1 के इक्वल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ J. तो अगर अब मैं इस रिजल्ट को सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, फॉर J इक्वल्स टू L प्लस 1/2. इसके लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ. तो इसकी वैल्यू क्या, फर्स्ट हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं. L प्लस 1/2 माइनस, अब पूरे की वैल्यू क्या आ गई L, और नीचे हमारा प्रेजेंट था एज यू कैन सी हियर
एल इंटू एल प्लस 1/2 और एल प्लस 1 और -3/4n। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारा इसका 2 एल से एल कैंसिल, तो इसका एलसीएम आ गया एल प्लस 1/2 और एल प्लस 1 एंड एल प्लस 1/2 से एल प्लस 1/2 कैंसिल और ऊपर आ गया 2l प्लस 1 और -1 और इस सारे की वैल्यू आ गई -3/4n। ठीक है, ठीक है। तो अगर अब इसको मैं सॉल्व करूं फर्दर तो आ गया 2l प्लस 2 -1 2l प्लस 2 -1 और नीचे अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया 2l प्लस 1, तो साथ में आ गया l प्लस 1 -3/4n। ठीक है, तो ये बन गया 2l प्लस 1 और नीचे 2l प्लस 1 है तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट जो आया है वो है 1/l प्लस 1 -3/4n। ये किसके लिए आया है रिजल्ट डेल्टा टी का, मतलब साथ में ये कांस्टेंट भी आना है आर वाला, वो भी मैं लिख लेती हूँ। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस सपोज सी कांस्टेंट ले लेते हैं। मतलब अभी लेना नहीं है ऐसा, मतलब आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ। तो जे की एल प्लस 1/2 के लिए जो हमारी वैल्यू आई है वो ये आई है और साथ में पूरा कांस्टेंट और ये डेल्टा टी जो हमारी एनर्जी शिफ्ट की वैल्यू थी वो है। ठीक है, तो सिमिलरली अब अगर मैं साफ साफ लिखूँ तो हमारे पास डेल्टा टी की दो वैल्यूज़ आ गई, जे एल प्लस 1/2 के लिए और जे एल माइनस 1/2 के लिए। तो वो दोनों वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, आर इन्फिनिटी अल्फ़ा स्क्वायर Z4/n³, ये दोनों के लिए कॉमन थी और ये हमारी वैल्यू आ गई एल प्लस 1 -3/4n। और सिमिलरली दूसरा ये किसके लिए, जे इक्वल्स टू एल प्लस 1/2 के लिए। और सिमिलरली दूसरी वैल्यू क्या थी, आर इन्फिनिटी अल्फ़ा स्क्वायर Z4/n³, तो दूसरी वैल्यू है एल प्लस ये हम लेनी है जे इक्वल्स टू एल माइनस 1/2 के लिए। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आना था, सिर्फ 1/l -3/4n। तो ये सारी सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई फॉर जे इक्वल्स टू एल प्लस 1/2 एंड जे इक्वल्स टू एल माइनस 1/2। ये जो 1/l प्लस 1 आया तो ये हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म है, पहले एल आया इसको सॉल्व करके और उसको पूरे टर्म में फिल करने के बाद जो हमारा रिलेशन आया वो ये है। ठीक है, अब ये दूसरी टर्म है, ये आपको होमवर्क है, ये आपने खुद करनी है और करने के बाद बता देना कि हाँ मैम कर ली या नहीं कर ली या समझ नहीं आया, तो कुछ भी जो भी होगा। ठीक है, तो नाउ मेकिंग कैलकुलेशन लेस क्लमजी और लेस बल्कि, हम जो है यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को एक सिंगल इक्वेशन से रिप्लेस कर लेते हैं, दैट इज़ आर इन्फिनिटी अल्फ़ा स्क्वायर Z4/n³ इक्वल्स टू 1/j प्लस 1/2 -3/4n। तो वो कैसे आएगा, j इक्वल्स टू 1 + 1/2। तो हमें पता है फर्स्ट के लिए l की j की वैल्यू क्या है, l + 1/2। तो अगर मैं यहाँ पे j की वैल्यू l + 1/2 पुट करती हूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, l + 1/2 + 1/2, तो l + 1, तो हमारे पास ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। और अगर मैं j की वैल्यू -1/2 l - 1/2 पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या मेरे पास आएगा, l - 1/2 + 1/2, तो +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये वाला रिजल्ट हमारे पास बच जाएगा। मतलब इस इक्वेशन से मैं दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बाय यूजिंग द वैल्यू j इक्वल्स टू l + 1/2 एंड l - 1/2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा। ठीक है, यहाँ तक तो इट वॉज टेकिंग टाइम, तो मैंने वीडियो शॉर्ट कर दी है, मतलब सॉल्व करके। तो हुआ क्या कि द इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर ली थी, ये वाली इक्वेशन इज़ आइडेंटिकल विद सोमरफेल्ड रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो सोमरफेल्ड ने जो मतलब निकाली थी इक्वेशन उसके साथ आइडेंटिकल है। सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस आया कि जो k है उसको हमने j + 1/2 के साथ रिप्लेस हो गया। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ j + 1/2 और जो उन्होंने निकाली थी डायरेक्ट ने उस पर वैल्यू k थी। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या, इट वॉज इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट फ्रॉम द कम्प्लीटली रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द हाइड्रोजन लाइक एटम्स, और इसी वजह से इसको डायरेक्ट इक्वेशन भी कहते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें अब दोनों को,
जो डैराक इक्वेशन थी और सोमरफेल्ड इक्वेशन थी, उसको अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो क्या होगा, आर इन्फिनिटी की वैल्यू जैसे रेडबर्ग कांस्टेंट की मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दी थी। तो आर इन्फिनिटी की वैल्यू हमने 1097 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स ली है, अल्फा की वैल्यू 1/137 ली है। और अगर हम z को 1 कंसीडर करके एज मतलब हाइड्रोजन के लिए अगर z को 1 कंसीडर करके अगर हम फाइंड करें, तो जो हमारा कांस्टेंट था वो उसकी वैल्यू सारे की ये आ जाती है। बिकॉज ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये तो दोनों में, डैराक इक्वेशन में भी और सोमरफेल्ड में भी ये तो सेम ही हैं। तो ओनली डिफरेंस इज विद के, इसके साथ डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे j+1/2 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में जो रिलेशन आ गया दैट इज़ 5.84/n³ जो 1/j+1/2, बाकी सारा सेम ही है। और अब अगर हम बात करें डिफरेंट वैल्यूज n की वैल्यू 1 2 3, जैसे बोहर ने हमें लेवल दिए थे 1 2 3, उसके साथ और सोमरफेल्ड मतलब आगे हम अब इसको अगर निकालें तो हमारे पास ये जो टेबल है ये बनेगा। तो इस टेबल में क्या है कि एक सोमरफेल्ड का कॉलम है, एक डैराक और बोहर तीनों का अलग अलग कॉलम है। तो अगर हम बात करें n की वैल्यू अगर हम वेरी कर रहे हैं और k की वैल्यू पुट करके t निकाल रहे हैं, डेल्टा t जो हमारा एनर्जी शिफ्ट है, तो उसकी वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। और सिमिलरली अगर डैराक के केस में देखें तो उसकी वैल्यू वहाँ पे कैसे वेरी कर रही है। तो दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर। ठीक है, ये सारी की सारी पिक्चर है बोहर लेवल, सोमरफेल्ड लेवल और डैराक लेवल को अगर हम अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे एल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एल की वैल्यू डैराक में अगर एल की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अगर एल की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 3/2 एंड 1/2। और अगर 0 सिमिलरली अगेन 1/2। अगर जे की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास एल की वैल्यू 2 है तो दैट इज़ 2 + 1/2 दैट इज़ 5/2 एंड 2 - 1/2 दैट इज़ 3/2। अगर 1 है तो 3/2, जैसे 1 + 1/2 एंड 1 - 1/2। और 0 है तो 0 + 1/2 दैट इज़ +1। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम डेल्टा टी जो हमारी एनर्जी शिफ्ट है उसको निकालें तो हमारे पास वैल्यू आएगी, पहले केस में दोनों में सेम है। ठीक है, उसके बाद 0.091, इसमें एक वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, एक वैल्यू वेरी कर रही है। ये जो वैल्यू है ये वेरी कर गई, ये वेरी कर गई और ये तीनों वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू सोमरफेल्ड लेवल। तो ये डैराक लेवल और सोमरफेल्ड लेवल में जो एक लेवल का डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, डैराक थे उन्होंने दो मतलब करेक्शंस कंसिडर करी थी। एक थी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और दूसरी थी रिलेटिविस्टिक इंटरेक्शन या रिलेटिविस्टिक करेक्शन कह लो। और जो सोमरफेल्ड थे उन्होंने सिर्फ एक ही करेक्शन कंसिडर करी थी दैट इज़ रिलेटिविस्टिक। तो उसकी वजह से हमारे पास जो डैराक ने रिजल्ट दिए उनमें मोस्टली डबलेट वी कैन सी डबलेट, क्योंकि जो है जो सोमरफेल्ड है उन्होंने जो एनर्जी शिफ्ट है वो सिंगल लाइन में बताई है, लेकिन जो डैराक है उन्होंने बताया कि हाँ डबलेट एग्जिस्ट करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे डबलेट दिखाए हैं। तो अगर हम नेक्स्ट में बात करें जैसे कि एल की वैल्यू बढ़ा दें और ज़्यादा कर दें तो हमें और ज़्यादा डबलेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो अगर मैं बात कर लूँ यस दिस, तो ऐसा कुछ बात करूँ तो ऐसा कुछ मतलब उन्होंने अपना बना दिया कि बोहर ने n = 1, n = 2, n = 3। तो सिमिलरली अगर अब सोमरफेल्ड और डैराक के अगर तीनों n = 1 के लिए कंसीडर करूँ तो सोमरफेल्ड ने n = 1 के कॉरस्पॉन्डिंग k = 1 दिया था। तो k की वैल्यू 0 एग्जिस्ट नहीं करती, k की वैल्यू 0 नहीं होती। तो n की अगर वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू 1 होगी, एक वैल्यू होगी मतलब। तो n की अगर वैल्यू 2 है तो k की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी लाइक 1 2। और n की वैल्यू अगर 3 है तो k की 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी लाइक 1 2 3। ठीक है, 0 नहीं होती k की वैल्यू 0 एग्जिस्ट नहीं करती। ये सोमरफेल्ड मॉडल में बताया था सोमरफेल्ड ने। ठीक है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग k = 1 तो l की वैल्यू 0, j = 1/2, तो हमारे पास s 1/2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं k की वैल्यू नेक्स्ट जो हमारा बोहर लेवल है दैट इज़ n = 2, तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं k = 1 फॉर n = 2, k = 1 एंड k = 2 कंसीडर करूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सोमरफेल्ड
ने ये रिजल्ट दिए थे कि हाँ भाई सिंपल ऐसे दो बना के दे दिए, लेकिन डायरेक्ट ने दो डिफरेंट कि यू कैन सी हियर, तो इन दोनों की वैल्यूज सेम बताई हैं 0.46 0.456 0.456। तो सिमिलरली हियर 0.54 0.54, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं दो लेवल्स। तो यहाँ पे 2p 1/2 और 2s 1/2 की सिमिलर वैल्यू है और 2p 3/2 की डिफरेंट है। और सिमिलरली इफ़ यू कैन सी हियर 0.162, तो इसकी 3p 1/2 और 3s 1/2 की वैल्यू सेम है। और 0.054 जो एनर्जी शिफ्ट है डेल्टा टी की वैल्यू सेम आ रही है इन सभी केसेस में, नॉट इन सभी केसेस में, मतलब 3p 1/2 और 3s 1/2 के लिए सेम है, 3d 5/2 3p 3/2 के लिए सेम है, और बाकी अगर हम फर्दर जाते जाएँ तो सेम है। तो बेसिकली क्या किया था, तो एनर्जी लेवल्स ड्यू टू सोमरफेल्ड एंड डायराक वाज सेम, and the only difference between the results of two theories is that Dirac predicted double degeneracy. Dirac ने double degeneracy predict करी थी most of the levels में, because energy depends on the value of n and j, not on the value of l, as he said. ठीक है, तो अगर आज के टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे ये मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन पे आ सकता है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन पे आ सकता है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो ये इसमें हमने वैल्यू फाइंड करी है हाइड्रोजन की। तो हम हाइड्रोजन दे सकता है, हम हीलियम की पूछ सकता है, या फिर हाइड्रोजन दे के लिथियम की पूछ सकता है, किसी और की भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट जो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसीडर करी है कि इफ़ द डबलेट स्प्लिटिंग ऑफ दिस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2p 3/2 to 2p 1/2 ऑफ हीलियम इज दिस। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन हमें पता है क्या होती है, doublet splitting of the first electron, or can say one electron atomic state arising due to spin orbit interaction। एक इलेक्ट्रॉन में जो डबलेट स्प्लिटिंग है वो किस वजह से अराइज होती है, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन की वजह से। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू दिस एंड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z4। हमें पता है Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए जैसे हमने पीछे 1 ली थी, और हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 होगी। और अगर इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ तो इट इज़ इक्वल टू 16 2⁴, बिकॉज Z इक्वल्स टू 4। बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, तो Z इक्वल्स टू 2⁴, इसकी वैल्यू आ गई 16/1, तो इट इज़ इक्वल्स टू 16। तो डेल्टा टी एच अगर अब मैं बात करूं तो डेल्टा टी एच अपॉन 16 इक्वल्स टू डेल्टा टी एच अगर इधर चला गया तो ये हमारे पास 1/16 × 5.84, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू है मतलब हाइड्रोजन के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन की वजह से जो डबलेट अराइज हो रहा है वो, तो हाइड्रोजन में हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर सिंपल भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब बोहर लेवल के कंपेयर में सोमरफेल्ड लेवल, और सोमरफेल्ड लेवल के कंपेयर में बोहर लेवल, और डायराक लेवल एक दूसरे के कंपेरिजन में पूछ सकता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डबल डिजेनरेसी की जो हाइड्रोजन है उसमें डबल डिजेनरेसी की बात किसने करी थी, डायराक ने करी थी। सोमरफेल्ड की ऑप्शन भी होगी, तो और बोहर की ऑप्शन भी होगी। हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर में इतना ही था। तो आई होप आपके लिए आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच।